12 दिसंबर 1878 इतिहास का एक ऐसा दिन था जिस दिन जॉर्जियन टाउन के गोरी नाम के जगह पर एक लीडर का जन्म हुआ था। कुछ लोगों के लिए इसकी सोच और कार्यशैली उत्तम थी, तो वही दुनिया के कुछ हिस्सों में इसे दुनिया के सबसे क्रूर तानाशाह का नाम दिया। आगे चलकर यही बालक दुनिया के सबसे पहले कम्युनिस्ट स्टेट का तानाशाह बना। इसने सोवियत यूनियन में इंडस्ट्रियलाइजेशन लाई, तो वही दुनिया के सबसे बड़े फेमाइन को भी कुचला। इसने जेल से लेकर एग्जाइल तक झेले और वही दूसरी तरफ सीक्रेट पुलिस को बहाल करने से लेकर डिटेंशन एंड फोर्स लेबर कैंप्स तक बनवाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अक्टूबर रेवोल्यूशन मार्क्सिज्म के सबसे मजबूत नेता बनकर उभरे द डिक्टेटर स्टालिन की। His popularity far outstripped that of any other world leader. In the Soviet Union, his image was everywhere. He had become a living icon. Stalin left his forces in no doubt as to who they should fear most, him or Hitler. A crucial chapter in the story of that struggle is the death of one of the fathers of the Cold War, Joseph Stalin. 1878 में जॉर्जिया के गोरी शहर के एक बेहद गरीब परिवार में स्टालिन का जन्म हुआ और उसके बचपन का नाम रखा गया योसेफ विसारियोनेज़ जुगाशेवली, जिसे आगे जाकर उसने जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन रखा, जहां स्टालिन का मतलब होता है मैन ऑफ स्टील। जोसेफ के पिता विसारियोन जुगाशेवली एक कॉबलर थे। वैसे तो जोसेफ की माँ उसे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके पिता शराबी थे। वो अक्सर शराब के नशे में जोसेफ को मारते पीटते रहते थे। अपने पति के ऐसे बर्ताव से स्टालिन की माँ काफी दुखी रहती थी। वो काफी धार्मिक महिला थी और वो चाहती थी कि उनका बेटा स्टालिन बड़ा होकर एक प्रीस्ट बने और सामाजिक दायरों से ऊपर उठ जाए। बेटे को पिता के अत्याचार से बचाने के लिए उसे घर से भगाकर सिटी के एक चर्च स्कूल में पढ़ाया। जोसेफ बाकी बच्चों से अलग था। स्टालिन भले ही गुस्सैल स्वभाव का था, लेकिन पढ़ाई में काफी होशियार रहा। स्टालिन को बिलीसी थियोलॉजिकल सेमिनरी स्कूल में एडमिशन मिला। यहाँ उसने कार्ल मार्क्स और कई अलग अलग रेवोल्यूशनरीज के बारे में पढ़ना शुरू किया, जिसकी वजह से वो इतना इंस्पायर्ड हुआ कि कुछ समय बाद उसने अपने आप को एथिस्ट घोषित कर दिया। फिर उसने 1899 में स्कूल छोड़ दिया। ना ही तो कभी उसे डिग्री मिली और फिर ना ही उसने पलटकर कभी भी एकेडमिक का रुख किया। 1899 से स्टालिन पूरी तरह रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में शामिल हो गया। 1899 से लेकर 1901 तक स्टालिन पूरी तरह से रशियन एम्पायर के खिलाफ काम करता रहा। उसने कई भाषण दिए और मजदूरों को इकट्ठा किया। कई बार वो अरेस्ट होने से बचा। लेफ्टिस्ट और रेवोल्यूशनरीज के साथ मिलकर रशियन एम्पायर को उखाड़ फेंकना ही स्टालिन के जीवन का लक्ष्य बन गया। 1901 में उसने रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ज्वाइन की, जिसका मकसद रोमनोव डायनेस्टी के जार रेजिमेंट को उखाड़ फेंकना था। सन 1901 में इस पार्टी ने स्टालिन को बटूमी भेजा, जहां उसे पार्टी के लिए कई काम सौंपे गए। फिर 1902 में स्टालिन ने रिफाइनरी स्टोर हाउस में काम किया, जहां उसने मजदूरों के हक के लिए कई हड़ताल किए, जिसके परिणाम के तौर पर मजदूरों के पेमेंट बढ़े। लेकिन लगातार हो रहे हड़तालों और मजदूरों के मांगों की वजह से कैपिटलिस्ट ने पुलिस की मदद ली और साथ ही सारे रेवोल्यूशनरीज और प्रदर्शनकारियों को बुरी तरह मारा पीटा गया। हालांकि इससे शांति नहीं बहाल हुई और स्टालिन ने फिर नया हड़ताल घोषित कर दिया। इस बार पुलिस ने बर्बरता दिखाई। कई सारे लेफ्टिस्ट लीडर्स पकड़े गए। हजारों लोग बुरी तरह जख्मी हुए। इस कांड को इतिहास में बटूमी मैसेकर का नाम दिया गया। इस कांड के बाद स्टालिन भी गिरफ्तार हुआ, लेकिन तब तक कम्युनिस्ट सोसाइटी से लेकर रशिया तक में स्टालिन के नाम का डंका बज गया था। 1903 में स्टालिन के केस की सुनवाई हुई और उसे 3 साल के एग्जाइल में साइबेरिया भेज दिया गया। हालांकि जल्दी ही स्टालिन इस एग्जाइल से भाग निकला। स्टालिन के फिलिस आने के साथ ही उसके पॉलिटिकल करियर में बड़ा बदलाव हुआ। इसके एग्जाइल के दौरान 1903 में RSDLP पार्टी का बंटवारा हो गया, जिसमें से एक पार्टी का नाम बोल्शेविक्स था, जिसे व्लादिमीर लेनिन लीड कर रहे थे। स्टालिन चूंकि लेनिन से पहले से ही प्रभावित था, तो उसने इसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। जल्दी ही सेंट पीटर्सबर्ग में एक भयानक मैसेकर हुआ, जिसमें रेवोल्यूशनरीज को मारा गया। इस दिन को इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है। इसी के बाद स्टालिन ने लेफ्टिस्ट की टोली बनाई, जिसका नाम दिया गया रेड बैटल स्क्वाड। इस स्क्वाड का काम था लोकल पुलिस पर हमला और हथियारों की चोरी। फिर इन्होंने फंड वगैरह इकट्ठा किए। इस घटना ने स्टालिन का पार्टी में प्रभाव और अधिक बढ़ाया। इसके बाद 1905 में स्टालिन को जॉर्जियन बोल्शेविक्स ने फिनलैंड में होने वाले बोल्शेविक्स कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए भेजा। इसी कॉन्फ्रेंस में स्टालिन पहली बार लेनिन से मिला
1905 से 1907 के दौरान स्टालिन ने बैंक लूटना जारी रखा और कई बार लेनिन से सीक्रेट मीटिंग्स भी की। इसी बीच स्टालिन ने 1906 में अपनी पहली शादी की। इनकी पत्नी का नाम था एकाटेरिना केटोस्वानित्जे। लेकिन जल्दी ही 22 नवंबर 1907 को स्टालिन की पहली पत्नी की मौत हो जाती है। स्टालिन ने उसके मौत पर कहा था कि इस औरत ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाया था और अब इसकी मौत के साथ ही ह्यूमैनिटी की भी मेरी जिंदगी में मौत हो गई। पत्नी के मौत के बाद स्टालिन खुलकर पॉलिटिकल एक्टिविटीज में शामिल हो गया। बैंक रॉबरी और पार्टी फंडिंग का सारा काम स्टालिन ने और अग्रेसिव मैनर में शुरू कर दिया। मार्च 25, 1908 में स्टालिन फिर से गिरफ्तार हुआ और इस बार उसे लगभग 8 महीने के जेल के बाद फिर से सोल्विचगॉर्स्क नाम की जगह पर एग्जाइल में भेज दिया गया। स्टालिन को यहाँ 2 साल के लिए भेजा गया, लेकिन 24 जून 1909 को स्टालिन वहां से भाग निकला और बाकू आकर फिर से पार्टी टास्क में इन्वॉल्व हो गया। लेकिन स्टालिन फिर से मार्च 23, 1910 को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे वापस सोल्विचगॉर्स्क में एग्जाइल दिया गया। फिर फाइनली 1912 में स्टालिन फिर से वहां से भाग निकला और लेनिन के कामों में जुट गया। 1912 में स्टालिन को सक्सेस की पहली सीढ़ी मिली जब लेनिन ने उसे बोल्शेविक पार्टी की फर्स्ट सेंट्रल कमेटी और न्यूज़पेपर प्रॉडा का चेयरमैन बना दिया। लेनिन से जब स्टालिन को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो पार्टी एंड लेनिन के लिए और भी ज्यादा डेडिकेटेड हो जाता है। साथ ही स्टालिन लेनिन के नजर में सबसे पसंदीदा लोगों में से एक बन जाता है। चूंकि स्टालिन का काम और उसकी रेवोल्यूशनरी राइटिंग ने फिर से उसे गिरफ्तारी के चंगुल में फंसा दिया और फिर फरवरी 23, 1913 को स्टालिन अरेस्ट हो जाता है। इस बार उसे आर्कटिक रीजन के एक रिमोट गांव कोरेका में एग्जाइल दे दिया गया ताकि अब की बार स्टालिन भाग ना पाए। अप्रैल 3, 1917 को फाइनली अपने एग्जाइल को पूरा करके स्टालिन रशिया आता है। स्टालिन के इस होम कमिंग से रशिया के पूरे वर्कर्स कम्युनिटी में खुशी की लहर दौड़ जाती है। अब जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो जाते हैं। कॉमरेड स्टालिन कई सारे भाषण और रैलीज को संबोधित करने लगता है। इसी दौरान लेनिन अपनी अप्रैल थीसिस को भी पब्लिश करते हैं। अब रशिया में जार एम्पायर के खात्मे की पूरी तैयारी जोरों पर चलने लगी थी। इसके बाद ही अप्रैल मीटिंग में स्टालिन बोल्शेविक सेंट्रल कमेटी में पॉलिटिकल ब्यूरो के तौर पर चुना जाता है। अब रशियन एम्पायर को कुचलने की बात चल ही रही थी तब बोल्शेविक्स मिलिटेंट्स ने जुलाई में रिवोल्ट कर दिया। चारों तरफ आर्मी को टारगेट किया जाने लगा और रशिया ब्लड बाथ के किनारे खड़ी हो गई। इससे आहत सरकार ने बोल्शेविक्स को अब बुरी तरह घेरना शुरू किया। इसी बीच स्टालिन ने लेनिन की जान बचाई। उसने लेनिन को जहां तहां छुपा के फाइनली फिनलैंड भेज दिया। इसके बाद स्टालिन के मजबूत साथ और लेनिन के इन्फ्लुएंस में अक्टूबर में रशिया में फिर से रेवोल्यूशन हुआ। इस बार बोल्शेविक्स ने पूरी तरह से पावर सीज करके खुद को गवर्नमेंट घोषित कर दिया। अब लेनिन दुनिया के पहले कम्युनिस्ट नेशन यूएसएसआर के फाउंडर बन जाते हैं। यहाँ पर स्टालिन की भी ताकत बढ़ जाती है क्योंकि अब वह एक ऐसे पार्टी का खास सदस्य बन गया जो इस वक्त पूरे यूएसएसआर को चला रही थी। पर 1924 में सीरियस मेडिकल इश्यूज के कारण लेनिन की डेथ हो जाती है और फिर पार्टी में उनके सक्सेशन को लेकर 2 लोगों के बीच मनमुटाव शुरू हो जाती है, जिसमें से एक लियोन त्रोत्स्की और दूसरा जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन था। स्टालिन और त्रोत्स्की के बीच में शुरुआत से ही काफी ज्यादा अनबन रही थी, जिसके कारण दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। इस चीज को लेकर बोल्शेविक पार्टी में गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हो गई। 1924 में स्टालिन ने सोशलिज्म इन वन कंट्री का स्लोगन शुरू कर दिया। इसका मकसद कम्युनिज्म को सोवियत यूनियन में मजबूत करना था, लेकिन ये कदम मार्क्सिज्म और त्रोत्स्की की सोच के खिलाफ था, जो चाहते थे कि इंटरनेशनल कम्युनिज्म को एग्जीक्यूट कर पूरी दुनिया में फैलाए। स्टालिन पार्टी कमेटी का जनरल सेक्रेटरी था और अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने त्रोत्स्की के खिलाफ कदम उठाना शुरू कर दिया। 1929 में उसने त्रोत्स्की को पार्टी और देश से बाहर निकाल दिया और 1940 में खबर आई कि उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई है। हिस्टोरियंस की बात मानी जाए तो स्टालिन ने एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जिसका नाम NKVD था। यह ऑर्गेनाइजेशन एक खुफिया पुलिस थी जिसका काम लोगों को मारना और सजाएं देने का था। 1930 आते आते स्टालिन डिक्टेटरशिप पावर में आ जाता है और अपनी पहली 5 इयर्स प्लान को 1 अक्टूबर 1928 को लागू कर देता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान वो एक्सेसिव और एक्सेलरेटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर काम करना चाहता था और इस प्रोजेक्ट से यूएसएसआर को काफी फायदा भी पहुंचा।
इससे कोयले, तेल और भी ऐसी कई चीजों की प्रोडक्शन बढ़ गई थी, लेकिन स्टालिन को इस प्लान की शुरुआत से ढेर सारे फूड आइटम्स की आवश्यकता थी, जिसकी वजह से उसने किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। जैसे फार्मर्स के छोटे जमीनों का ग्रुप बनाकर उसे अपने कंट्रोल में रखना शुरू कर दिया, और तो और 90% प्रोडक्शन का हिस्सा रूलिंग एलिट्स को देने लगा और 10% किसानों के पास बचने लगा। अभी इन परेशानियों से फार्मर्स उभरे भी नहीं थे कि अचानक से प्राकृतिक मुसीबतें आने लगी, जिससे हार्वेस्टिंग आधे से भी कम होने लगी और लगभग सारा फसल रूलिंग एलिट्स को जाने लगा। इन कारणों से किसानों का हाल दिन ब दिन बदतर होने लगा। स्टालिन के इस कदम से सोवियत यूनियन में फेमाइन आ गई, जिसे द सोवियत फेमाइन कहते हैं। 1930 से लेकर 1933 तक चले इस फेमाइन में सोवियत यूनियन के ज्यादातर खेतीहर जगह जैसे यूक्रेन, नदन कॉकासस, वोल्गा रीजन, कजाकिस्तान, द साउथ यूरल्स एंड वेस्ट साइबेरिया वगैरह में लोग भूख से मरने लगे। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान लगभग 80 लाख लोगों की मौत पूरे सोवियत यूनियन में भूखमरी के कारण हुई थी। लगातार लोगों पर ब्रुटैलिटी बरसाते हुए और लाखों को मौत के घाट उतारते हुए स्टालिन को धीरे धीरे ऐसा महसूस होने लगा था कि अब उसकी गद्दी शायद छीनी जा सकती है, जिसके कारण उसने एक भयानक फैसला लिया। उसने एक ऐसे एक्ट को लाने की कोशिश की जो दिल दहला देने वाला था। इस एक्ट का नाम था द ग्रेट पर्ज, जिसके हिसाब से ऐसा कोई भी इंसान जिससे स्टालिन को खतरा महसूस होता था या कोई ऐसा जो मशहूर होने लगता था, तो इस एक्ट के अकॉर्डिंग से उसे मार दिया जाता था। 1934 के करीब स्टालिन ने एनकेवीडी को बनाया, जिसका काम लेबर्स के चलाने का और लोगों को सजा देने का था। बट अकॉर्डिंग टू सम फैक्ट्स, स्टालिन की ऑर्गेनाइजेशन एक खुफिया पुलिस का काम भी करती थी, जो उन सारे लोगों को मौत के घाट उतार देती थी जिससे स्टालिन को खतरा महसूस होता था। स्टालिन ने 103 में से 83 आर्मी जनरल को और 149 में से 91 सेंट्रल कमेटी मेंबर को मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं, उसने अपने पार्टी के 30 लाख में से 10 लाख एक्टिविस्ट को मरवा दिया। 1936 से लेकर 1938 तक स्टालिन ने 2 ऐसे कैंप्स का गठन किया, जिसमें उन सारे लोगों को मजदूर की तरह काम करवाया जाता था जो स्टालिन के सपोर्टर्स नहीं होते थे। जिसमें प्रिजन कैंप्स में कई लोगों को भूखे प्यासे जेल के अंदर डाल दिया जाता था, जिस वजह से काफी ज्यादा लोग मारे गए। पर इससे भी भयानक मंजर गुलाग कैंप्स में देखने को मिलता था। गुलाग कैंप्स में लोगों को बंद करके और उन्हें मजदूर बनाकर उन पर अत्याचार किए जाते थे और हर रोज कई लोग मारे जाते थे। ये कैंप उन्हीं जगहों पर लगाया गया था जहां मौसम काफी हार्श होता था, जैसे आर्कटिक रीजन और साइबेरिया। लोगों को यहाँ भूखे प्यासे काम करवाया जाता था। एन एप्पलबॉम ने अपनी किताब गुलाग हिस्ट्री ऑफ द सोवियत कैंप्स में जिक्र किया है कि इस कैंप के अंदर लोगों को इतना भूखा रखा जाता था कि कई बार वो एक दूसरे को खाने की कोशिश करते थे। और 1929 से 1953 के बीच में इन कैंपों में लोगों के मरने का आंकड़ा 45 लाख तक पहुंच चुका था। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ और ये वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 2 का डर लगभग सारे यूरोपियंस के दिल में बैठा था। ऐसे में स्टालिन ने पहले तो एंटी जर्मन अलायंस करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसने एडोल्फ हिटलर के साथ पैक्ट साइन कर लिया, जिसके तहत सोवियत यूनियन और जर्मनी दोनों एक दूसरे पर ना तो अटैक करेंगे और ना ही एक दूसरे के एनिमीज का साथ देंगे। 1940 में स्टालिन ने हिटलर से हाथ मिलाया, लेकिन उसी साल यूएसएसआर पर एडोल्फ हिटलर का आतंक छाने लगा। रशिया को अपने हाथ में लेने के लिए सोवियत यूनियन पर चढ़ाई कर देता है, लेकिन जर्मनी की ये गलती उन्हें भारी पड़ती है जब द सोवियत रेड आर्मी उन्हें बुरी तरह स्टालिनग्राड में हरा देती है। और इसके साथ ही स्टालिन का वर्चस्व एंटायर ईस्टर्न यूरोप में लगभग अगले 50 सालों तक के लिए बढ़ जाता है। इसके बाद सोवियत यूनियन, द ग्रेट ब्रिटेन, चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिलकर अपना अलायंस फॉर्म करते हैं और 1945 को नागासाकी अटैक के साथ वर्ल्ड वॉर 2 जीत जाते हैं। स्टालिन अपने आखिरी के कुछ सालों में मॉस्को के एक छोटे से कॉटेज में रहने लगा, जहां वह ज्यादा लोगों से मिलता नहीं था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि उसने अपने 4 खास कॉमरेड्स को अक्सर फिल्म देखने और दावत पर बुलाया करता था। कई हिस्टोरियंस का ऐसा मानना था कि स्टालिन इन चारों को अपने यहाँ डिप्रेशन को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि पूरे सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए बुलाया करता था। स्टालिन के इन 4 खास कॉमरेड्स का नाम था जॉर्जी मालेनकोव, स्टालिन्स डेप्यूटी प्रीमियर, लॉरेंटी बेरिया, चीफ ऑफ सीक्रेट पुलिस सर्विसेज, निकिटा क्रुश्चेव, स्टालिन सक्सेसर, एंड निकोलाई बोल्गाविच, जो कि स्टालिन के डिफेंस मिनिस्टर थे।
1945 में पहली बार स्टालिन को दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद उसकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। जिस समय स्टालिन को हार्ट अटैक आया तो उसी समय उसे देख रहे डॉक्टर को फौरन जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद 1951 में जब एक डॉक्टर ने स्टालिन का रूटीन हेल्थ चेकअप किया तो उसने भी अपनी चिंता जाहिर की, लेकिन फिर उसे स्टालिन के ब्रिटेन का स्पाई होने का एलिगेशन लगाकर जेल में डाल दिया। स्टालिन की तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही थी और करीबन 1 साल बाद उसने सेंट्रल कमेटी कांग्रेस मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में सबको लगा कि स्टालिन अपना सक्सेसर चुनने वाला है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। उसने अपने इनर सर्कल के नेताओं को ये तक कह डाला कि स्टालिन के बिना उनकी कोई औकात नहीं है। इस बात से उस मीटिंग की सिचुएशन बहुत बिगड़ी। बहुत लोगों का मानना है कि इस मीटिंग के बाद ही स्टालिन को उन्हीं चारों कॉमरेड्स में से किसी एक ने जहर दे दिया। 28 फरवरी 1953 आखिरी रात, जब स्टालिन के साथ उसके चारों खास कॉमरेड्स ने आखिरी दावत की। इस दावत में स्टालिन ने इन 4 खास कॉमरेड्स से अपने एक दहशत भरी प्रोजेक्ट डॉक्टर्स प्लॉट के बारे में जानकारी ली। इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग स्टालिन कई जूइश डॉक्टर्स को जेल के अंदर और अपने कैंप्स में डलवा देता था। उसी दिन स्टालिन को दोबारा दिल का दौरा पड़ता है और उसकी हालत बेहद गंभीर हो जाती है। इतनी सीरियस कंडीशन को देखकर डॉक्टर्स को स्टालिन के पास भेजा जाता है, जहां उसका आधा शरीर पैरालिसिस का शिकार हो गया होता है। स्टालिन के बीमार पड़ने की खबर रेडियो पर ब्रॉडकास्ट कर दी गई और बता दिया गया कि रविवार को आए दिल के दौरे के कारण उनकी हालत बेहद ज्यादा गंभीर है, जिसके बाद ये खबर पूरी दुनिया में फैल गई। 5 मार्च सन 1953 की रात जब जोसेफ विसारियोनोविच स्टालिन ने अपनी आखिरी सांसें ली, तब जाके इस तरह सोवियत यूनियन के इस क्रूर तानाशाह का अंत हुआ। इनकी मौत भले ही मिस्टीरियस रही, लेकिन इनके फ्यूनरल में लाखों लोग इकट्ठा होकर आंसू बहा रहे थे। भले ही इतिहास उन्हें क्रूअल डिक्टेटर बोले, लेकिन स्टालिन ने पूरी जिंदगी खुद को रेवोल्यूशनरी और कॉमरेड ही बोला और इसी शान के साथ उसने अपनी आखिरी सांसें ली।